गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 पार्ट 3 गर्म रेगिस्तान। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? बहुत अच्छा वार्तालाप बताया गया है। किस किस के बीच में? छात्र के बीच में और शिक्षक के बीच में। जब गर्मी की छुट्टियां आपकी एंड होती हैं तो फर्स्ट डे जब आपका स्कूल में होता है, आप स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बच्चों के साथ, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ कि कहाँ गए थे, क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा, अच्छी बुरी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे ही उनका फर्स्ट डे था क्लास में। अब वो आपस में अपनी बातें कर रहे थे। इतने में क्या होता है, उनके शिक्षक आ जाते हैं क्लास में और फिर शिक्षक भी अपनी बातें बताने लगते हैं। वो भी बताते हैं, वो जहाँ गए होंगे वो अपने बारे में बताते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जहाँ पर भी घूमे थे, अभी मैं आपको चैप्टर में बताऊंगी कि उससे आपको प्राकृतिक चीज़ों की बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि वो जहाँ गए थे वहाँ के बारे में वो सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और छात्र बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। तो इससे उनमें प्राकृतिक चीज़ों की जानकारियाँ बढ़ती हैं और जब हम प्राकृतिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। 3 गर्म रेगिस्तान। इस चैप्टर को यदि हम क्लास में होते तो पात्र बनाते, आप ही लोगों के बीच में से कुछ पात्र बनाते, मतलब कुछ लोगों को डिवाइड कर देते कि आप शिक्षक बन जाओ, आप मयंक बन जाओ, ऋचा बन जाओ। इसमें देखिए, आपने यदि चैप्टर को पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ लोग बने हुए हैं, वो अपनी अपनी बातें करते हैं। क्या होता है जब आप लोग भी छुट्टियां, जो आप लोगों की इस बार तो कोरोना की वजह से सब कुछ अलग ही हो गया, लेकिन जब नहीं ऐसा होता था तो हम लोग छुट्टियां जब बिताकर स्कूल जाते थे तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे ना आपस में कि मैं तो यहाँ गया था, आप कहाँ गए थे, करते हो ना। तो यही बातें बच्चे कर रहे थे। इतने में क्लास में टीचर आ जाते हैं, शिक्षक आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि इतना समय हो गया, इतनी देर बाद अपन मिले, स्कूल आए, आप सब लोग बताइए, आपने अपनी छुट्टियां बिताई होंगी, आप लोगों ने अपने रिलेटिव्स के यहाँ गया होगा, कई लोग घर पे रहे होंगे, कई लोग अपने नाना के यहाँ गए होंगे, कई लोग कहीं बाहर घूमने गए होंगे। फिर वो बोलते हैं कि मैं भी छुट्टियों में बाहर घूमने गया था, मैं राजस्थान गया था। और वो बताते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। आप सबको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, अपने भाई बहनों को कैरेक्टर बना देना अलग अलग और फिर पढ़ना, तो चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो वो बताते हैं कि जब मैं राजस्थान गया था तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी जगह में घूमा। मैंने थार का मरु प्रदेश देखा। वो बताते हैं कि देखिए, मैंने थार का मरु प्रदेश देखा और थार जिसे अर्थात थार का रेगिस्तान देखा, और वहाँ पर ना वर्षा होती है ना ही पेड़ पौधे होते हैं। तो मयंक एक लड़का है, वो बोलता है कि वहाँ पर जब रेगिस्तान में, तो मयंक को ज़्यादा पता नहीं था, तो उसने बोला कि शिक्षक, वहाँ पर श्रीमान जी, वहाँ रेगिस्तान में तो बालू मीन्स रेत, रेत के अलावा कुछ नहीं होता, वहाँ पे वर्षा भी नहीं होती, पेड़ पौधे भी नहीं होते, कड़ी धूप होती है, तो आप वहाँ पर क्या घूमने गए थे रेगिस्तान? फिर आपको सुंदर कैसे लगा और वो अच्छी जगह कैसे हुई? तो शिक्षक समझाते हैं कि कुछ लोग जो ये मानते हैं कि रहे हैं वहाँ पर सिर्फ मिट्टी रेत रहती है, तो वो गलत धारणा है। वो बताते हैं कि रेगिस्तान गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। रेगिस्तान गर्म, रेतीला और शुष्क भी होता है, जैसे थार का रेगिस्तान। रेगिस्तान ठंडा और बर्फ से ढका होता है, ये देखिए, ठंडा और बर्फ से ढका होता है, जैसे लद्दाख का रेगिस्तान। और जो रेगिस्तान गर्म और रेतीला होता है, शुष्क होता है, उसे क्या कहते हैं? थार का रेगिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते चलिए। किंतु सामान्यतः लोग वैसी जगह को रेगिस्तान कहते हैं जहाँ ना ही पानी हो ना ही पेड़ पौधे हो। अब इतनी बात उनने कही, मयंक की बात पे शिक्षक ने बोला। अब ऋचा बोलती है कि शिक्षक, हमें और भी रेगिस्तान के बारे में बताइए। तब मयंक बोलता है, हाँ, हमें रेगिस्तान के बारे में और जानना है। तो शिक्षक बोलते हैं, यह अच्छी बात है,
तुम्हें रेगिस्तान के बारे में जानने की जिज्ञासा तो हुई। फिर शिक्षक ने बोला कि चलो आज मैं तुमको गर्म रेगिस्तान के बारे में बताता हूँ। रेगिस्तान में बहुत प्रकार के जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधों का घर होता है। ये सभी गर्म और शुष्क जलवायु में रहने की कला जानते हैं, मतलब इनको पता होता है कि हमको गर्म जगह में रहना है तो कैसे हम रह पाएंगे यहाँ पर। यह ठीक है, रेगिस्तान की धरती घास, पौधे और वृक्षों से ढकी नहीं है जैसा कि नम जलवायु के क्षेत्रों में होता है, लेकिन जब कभी रेगिस्तान में वर्षा होती है तो वहां पर फूल भी खिलते हैं और फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। फिर उसी क्लास में जो शिप्रा लड़की है वो बोलती है कि फिर तो रेगिस्तान की जो समतल भूमि होगी वहां की सुंदरता दूर से देखकर बहुत अच्छी लगती होगी। तो शिक्षक उससे बोलते हैं कि हाँ, रेगिस्तान को केवल रेतीली और समतल भूमि यदि समझोगे तो भी हमारी भूल है। मतलब रेगिस्तान में बहुत कुछ देखने के लिए होता है। वहां पर पहाड़ और टीले भी होते हैं जो रेत के बने होते हैं। आप सब लोग पहाड़ जानते होंगे, टीले जानते होंगे, जो बहुत ऐसे ऊंचे ऊंचे होते हैं, अपनी समतल जगह से बहुत ऊंची ऊंची जो जगह होती है पहाड़ जैसी होती है ना। अब लेकिन ये सारे के सारे पहाड़ और टीले काय के बने होते हैं? रेत के बने होते हैं। जब रेत के टीले कैसे बन जाते हैं? जब वहां पर बहुत तेज हवा चलती है, आंधियां आती हैं, तो रेत बहुत सारी उड़कर आती है और रेत की जमा राशि ही टीले का रूप ले लेती है। ठीक है। और रेगिस्तान रेत के टीलों को सैंड ड्यून कहा जाता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है कि रेगिस्तानी जो रेत के टीले होते हैं, मतलब अब भी मैंने बताया टीले कैसे बन जाते हैं, वो टीलों को सैंड ड्यून भी कहा जाता है। ओके। इसके बाद देखिए, क्योंकि ये तेज हवा के साथ उड़कर बनते हैं और ध्वस्त होते रहते हैं। ध्वस्त होना मतलब टूट भी जाते हैं, ये नहीं कि अब एक बार बन गए तो बने रहेंगे, क्योंकि ये रेत के होते हैं इसलिए ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। सूखे रेगिस्तान में कहीं कहीं पानी के चश्मे भी मिलते हैं, जहाँ पानी का चश्मा होता है। पानी का चश्मा क्यों कहा गया? मतलब जहाँ पानी हमको ज्यादा मात्रा में मिलता है उसको हम पानी का चश्मा कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। ओके। वहाँ की जगह सचमुच बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि जहाँ पानी ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, क्योंकि ये जल के स्रोत के निकट रहते हैं, इसलिए इनका जीवन बहुत कठिन नहीं होता। और जो रेगिस्तान के सूखे हिस्से में रहने वाले प्राणी होते हैं ना, उनकी अपेक्षा जो पानी के चश्मे के पास रहते हैं उनका जीवन बहुत अच्छा होता है। फिर प्रिया पूछती है कि रेगिस्तान में जहाँ पानी के चश्मे नहीं मिलते, मतलब पानी के चश्मे नहीं मिलना मतलब जहाँ पानी ज़्यादा नहीं मिलता, वहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु बिना पानी के कैसे जीवित रहते हैं? अब उसने ये अच्छा क्वेश्चन किया कि पानी नहीं है तो वहाँ पे कैसे सब लोग जिएंगे। तो शिक्षक बताते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये तो हम शुरू में छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता भी है। लेकिन मरुभूमि के पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं वो अपने आप को इस वातावरण में रहने के अनुसार ढाल लेते हैं। उन्हें पानी की बहुत कम जरूरत होती है। अब देखो, ऊंट के बारे में आपने बहुत पहले से पढ़ा है कि ऊंट को हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। सबको पता है ना। ये एक बार में अपने अंदर बहुत सारा पानी पी लेता है और कई दिन तक उस पानी का यूज करता रहता है। बहुत सारा पानी पी लेगा, हम तो इतना सारा इकट्ठा पी भी नहीं सकते, कलेक्ट करके रखता है, जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो उसका यूज करता रहता है। फिर रोहन ने बोला कि ऊंट को पसीना नहीं आता, क्योंकि शिक्षक ने पूछा कि आप लोग जानते हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो रोहन कहता है कि हाँ सर, ऊंट को पसीना नहीं आता, इससे उसके शरीर के जल का जो क्षय है, जल का क्षय मतलब जल निकलना, पसीने में हमारे शरीर का पानी निकल जाता है, वो बहुत धीमी गति से होता है। तो शिक्षक उससे बोलते हैं, वेरी गुड, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें पसीना आता है ना, तो हम अपने शरीर के तापमान को एक समान बनाए रख सकते हैं। बाहरी वातावरण में गर्मी बढ़ने से हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, जिससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। और ऊंट बहुत अधिक गर्मी सहन कर सकता है, क्योंकि उसकी वहाँ हैबिट रहती है, उसकी हैबिट है वहाँ रहने की, इसीलिए। और जब गर्मी बढ़ने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हाँ, और ऊंट बहुत अधिक गर्मी सहन कर सकता है, इसीलिए उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता और ना ही उसे पानी की जरूरत महसूस होती है। इतना समझ में आया अच्छे से? अब अनवर, एक अनवर नाम का लड़का है, वो भी क्वेश्चन बोलता है
कि क्या रेगिस्तान के सभी जीव इसी प्रकार अपने शरीर के पानी को सुरक्षित रखते हैं। उसको लगा कि ऊँट के जैसे सब लोग करते हैं, तो शिक्षक ने बोला नहीं, वहाँ पे बहुत सारे छोटे रेगिस्तानी जंतु भी हैं, वो पानी नहीं पीते। वो क्या करते हैं, बालू के अंदर, बालू मतलब रेत मिट्टी के अंदर, सुरंग है मतलब गड्ढा जो बना लेते हैं ना, गड्ढा बनाकर उसके अंदर दिन भर छुपे रहते हैं। रात में जब उनको खाना खाना होता है तो वो बाहर निकलते हैं और कुछ जीव एक दूसरे जीवों को खाते हैं। उनके मांस की नमी से वे अपने शरीर की जल की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक उनने बताया, एक इधर पे कैक्टस का पौधा होता है, रेगिस्तानी पौधा। वो क्या करता है, अपने मोटे तने में पानी जमा कर लेता है। जैसे ऊंट पानी जमा करता है अपने गर्दन में, वैसे ही कैक्टस क्या करता है, कैक्टस अपने मोटे तने में पानी जमा कर लेता है। ऊँट के बारे में आपको अभी बताया ना कि ऊँट बहुत सारा, देखो ऊँट बहुत अधिक गर्मी सहन कर सकता है, ऊँट को पसीना भी नहीं आता और ऊँट एक बार में बहुत सारा पानी पीकर अगले कई दिनों तक अपना निर्वाह करता है। बहुत सारा पानी पीकर अपने शरीर के अंदर कलेक्ट करके रखता है। उसी प्रकार एक रेगिस्तानी पौधा होता है कैक्टस, वो अपने मोटे तने के अंदर पानी जमा कर लेता है। कैक्टस की जड़ें पानी के अंदर ना जाकर ठीक सतह के नीचे रहती हैं, ताकि रेगिस्तान में कभी कभी होने वाली वर्षा से उत्पन्न नमी को वो शीघ्र ग्रहण कर सकें। आया समझ में। अब मेघना बोलती है कि हाँ, मैंने पढ़ा है रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होता है लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं, ऐसा क्यों होता है। अब उसने फिर क्वेश्चन किया तो उसके शिक्षक बोलते हैं कि नम जलवायु वाली जगहों में हवा में व्याप्त नमी एक चादर की तरह कार्य करती है। जो नम जलवायु होती है ना, वहाँ पे जो हवा में व्याप्त नमी एक चादर की तरह कार्य करती है। वह सूरज की जो गर्म किरणें होती हैं, जो धरती पे आती हैं, उस सतह को गर्म होने से रोकती हैं। इससे वातावरण वहाँ का कैसा होता है, गर्म नहीं हो पाता। उसी प्रकार रात में धरती की गर्मी को, उसी प्रकार ये दिन का बताया, अब रात में क्या होता है, रात में धरती की जो गर्मी होती है उसको नमी की चादर जल्दी निकलने नहीं देती। इससे रातें बहुत ठंडी नहीं हो पाती। किंतु रेगिस्तान में नमी की चादर नहीं होती। रेगिस्तान में क्या नहीं होता, नमी की चादर नहीं होती। आपको पता है ना कि रेगिस्तान में गरम गरम होता है। इससे दिन में सूरज की गर्मी से वातावरण अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसी प्रकार रात में सारी गर्मी बहुत जल्दी बाहर निकल आती है। इससे रातें वहाँ की क्या हो जाती हैं, बहुत ठंडी हो जाती हैं। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए और भी बच्चे हैं, अब हम कोई भी चीज़ सुनेंगे अपने टीचर से तो हमारे मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब अनुपमा बोलती है कि सुंदर, हाँ पहले रोहन बोलता है कि रेगिस्तान तो सचमुच अद्भुत स्थान हुआ, क्योंकि उनको सुनने से इंटरेस्ट आ रहा था। जैसे आप भी सुन रहे होगे, मैं जो पढ़कर बता रही हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा ना। आपको लगेगा कहीं कंफ्यूजन होगा, आप फिर से चैप्टर पढ़ोगे, ऑडियो सुनोगे, है ना। तो रोहन ने बोला कि हाँ रेगिस्तान तो सच में बहुत अच्छा स्थान है। फिर अनुपमा ने बोला कि हाँ सुंदर भी है और विशाल भी है। विशाल मीन्स बड़ा भी है। फिर शिक्षक बोलते हैं, अब देखो शिक्षक ने यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज भी दे दिया। उन्होंने बोला कि अच्छा चलो जल्दी से बताओ कि विश्व के जो विशालतम रेगिस्तान है क्या आप उनके नाम जानते हो। तो शालिनी एक लड़की है, उसने बोला जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी का रेगिस्तान। इन सारे ये जो जितने रेगिस्तान आए हुए हैं इन सबको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। और फिर मयंक बताता है उत्तरी अफ्रीका का सहारा का रेगिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान, ये कैसे हैं, ये विशालतम, विश्व के विशालतम रेगिस्तान है। ओके। इसके बाद शिक्षक बोलते हैं बिल्कुल सही, वेरी गुड, ये सभी गर्म रेगिस्तान हैं। विश्व के ठंड, अब उनने गर्म रेगिस्तान बच्चों से पूछ लिया, अब उनने ठंडे रेगिस्तानों के नाम बताए। उनने बोला कि ये नाम मैं बताता हूँ। दक्षिण अमेरिका में स्थित अटाकामा का रेगिस्तान, मंगोलिया और चीन में फैला गोबी का रेगिस्तान, रूस में फैला तुर्किस्तान का रेगिस्तान और चीन के पश्चिमी हिस्से में स्थित टकलामाकन का रेगिस्तान। टकलामाकन का मीनिंग क्या होता है, अजीब सा नेम लग रहा है ना। इसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ से कोई भी लौटकर ना आ सके। ओके, ये ऐसा स्थान है जहाँ से कोई भी लौटकर वापस नहीं आता, है ना। तो राघव ने बोला तुरंत, अरे बाप रे इतना भयानक।
तो शिक्षक ने बताया कि रेगिस्तान केवल भयानक ही नहीं है, सुंदर, अद्भुत और रोचक भी है। रेगिस्तान प्रकृति का उसी तरह एक अंग है जिस तरह घने गहरे सागर या ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। रेगिस्तान बहुत गर्म भी है और शुष्क भी है, इसीलिए हम रेगिस्तान को पृथ्वी का फालतू हिस्सा नहीं समझना चाहिए हमको, कि हमने सोच लिया वहाँ बस रेत मिट्टी है तो हम उसको फालतू हिस्सा नहीं समझेंगे। सृष्टि के चक्र को चलाते रहने में रेगिस्तान की अपनी भागीदारी है। अब हम मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला, रेगिस्तान किसे कहते हैं? गर्म रेत से भरे शुष्क स्थान को अथवा बर्फ से ढके हुए स्थान को रेगिस्तान कहते हैं। प्रश्न दूसरा, छोटे रेगिस्तानी जंतु पानी क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते छोटे रेगिस्तानी जंतु? क्योंकि इसको आप पूरा उत्तर लिखेंगे कि छोटे रेगिस्तानी जंतु पानी इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्होंने स्वयं को शुष्क वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। मतलब वो शुष्क वातावरण के अनुसार रह पाते हैं, इसलिए वो पानी नहीं पीते। प्रश्न तीसरा, सैंड ड्यून स्थायी क्यों नहीं होते? सैंड ड्यून स्थायी क्यों नहीं होते? अभी मैंने चैप्टर के बीच में बताया था ना कि सैंड ड्यून स्थायी इसलिए नहीं होते क्योंकि तेज हवा के साथ वे उड़कर बनते हैं और ध्वस्त होते रहते हैं। मतलब तेज हवा आएगी तो वो साथ में पूरे मिलके एक साथ उड़ जाते हैं, उड़ के बन जाते हैं और वो अचानक से ध्वस्त हो जाते हैं। ध्वस्त मीन्स टूट भी जाते हैं, बिखर भी जाते हैं। प्रश्न चौथा, पाठ में रेगिस्तान को कैसा बताया गया है? पाठ में रेगिस्तान को गरम, रेतीला, शुष्क एवं बर्फ से ढका बताया गया है। अभी हमने पढ़ा है ना कि पाठ में रेगिस्तान को गर्म भी बताया है, रेतीला भी, शुष्क भी और बर्फ से ढका बताया गया है। अब हम लिखित प्रश्नों को देखेंगे। लिखित प्रश्न भी आपकी बुक में 4 दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पहला, रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गर्म, शुष्क और रेतीले तथा बर्फ से ढके हुए ठंडे। 2 प्रकार देख लिए ना। पहला प्रकार हुआ गर्म, शुष्क और रेतीले तथा बर्फ से ढके हुए ठंडे। ये रेगिस्तान के 2 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रेगिस्तान की भूमि किस प्रकार की होती है? तो इसको आप पूरा उत्तर लिखेंगे। रेगिस्तान की भूमि रेतीली या बर्फ से ढकी होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऊंट एक बार पानी पीकर कई दिनों तक कैसे रह पाता है? ऊंट को पसीना नहीं आता, अतः उसके शरीर के जल का क्षय बहुत धीमी गति से होता है। क्योंकि जब किसी को पसीना नहीं आएगा तो पानी से जो हमारे शरीर से, जैसे हमें पसीना आता है तो पसीने के रूप में हमारे शरीर का पानी निकल जाता है, लेकिन ऊंट को तो पसीना ही नहीं आता तो उसके शरीर से पानी निकलता ही नहीं है। बहुत धीमी गति से उसके शरीर से पानी की कमी होती है। यही कारण है कि ऊंट एक बार में पानी पीकर कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। प्रश्न चौथा, कैक्टस का पौधा पानी की कमी को कैसे पूरा करता है? कैक्टस का पौधा अपने मोटे तने में पानी जमा कर लेता है। मतलब वो पानी की कमी को कैसे पूरा करता है? तो उसका तना कैसा होता है? कैक्टस का बहुत मोटा होता है, उसमें पानी को वो एब्जॉर्ब करके रखता है, जमा कर लेता है। कैक्टस की जड़ें भी ज़मीन के बहुत अंदर नहीं जाती, ठीक सतह के नीचे रहती हैं। जैसे बहुत से पेड़ पौधों की देखते हैं ना आप, ज़मीन के बहुत नीचे तक जड़ें जाती हैं, लेकिन कैक्टस की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर ना जाकर सतह के नीचे बस थोड़ा सा रहती हैं, है ना। इससे वे क्या करती हैं? रेगिस्तान में कभी कभी होने वाली वर्षा से उत्पन्न नमी को भी शीघ्र ग्रहण कर लेती हैं और ज़मीन के ज़्यादा अंदर नहीं जाती। तो जब कभी कभी बारिश होती है तो क्या होता है, वर्षा से उत्पन्न जो नमी होती है उसको वो शीघ्र ग्रहण कर लेती हैं। तो चारों आंसर आप लोगों को क्लियर हो गए। प्रश्न तीसरा, सही मिलान करो। सही मिलान करो मतलब हमको मैचिंग करना है, सही जोड़ी बनाना है। तो जैसे पहला इनने आपको बनाकर दिया है, रेगिस्तान ठंडा और, देखिए यहाँ से ये बनी हुई है ना,
ठंडा और कैसा होता है, बर्फ से ढका होता है। तो ये आपको मिल गया फर्स्ट का आंसर, का आंसर। अब सेकंड है रेगिस्तान को केवल रेतीली और, अब इनमें से कौन सा आएगा, रेगिस्तान को केवल रेतीली और समतल भूमि समझना हमारी भूल है। तो इसमें आपको ये वाला मैच कर देना है। ये आपका सेकंड आंसर मिल गया। इसके बाद गा, मरुभूमि के पौधों और, इसमें देखिए कौन सा आएगा, मरुभूमि के पौधों और जीवों को पानी की कम ज़रूरत होती है। ये आपका हो गया थर्ड वाला आंसर। ऊंट बहुत अधिक गर्मी, ऊंट क्या कर सकता है, बहुत अधिक गर्मी सहन कर सकता है। ये फोर्थ का आंसर हो गया। टकला माकन का अर्थ है वह स्थान जहाँ से कोई लौटकर ना आ सके। ये बताया था ना हमने, जहाँ से कोई लौटकर नहीं आ सकता वो टकला माकन कहलाता है। सृष्टि के चक्र को चलाते रहने में, अब लास्ट जो बचा वो इसका आंसर हो जाएगा। सृष्टि के चक्र को चलाते रहने में रेगिस्तान की अपनी भागीदारी है। ये आपका लास्ट वाला आंसर हो गया, मतलब सिक्स्थ वाला। तो ये आपको सही जोड़ी समझ में आ गई। सही बात पर सही का चिन्ह लगाना है। तो रेगिस्तान गर्म होता है, ठंडा होता है, या गर्म और ठंडा दोनों होता है। तो राइट आंसर आएगा गर्म और ठंडा दोनों होता है। दूसरा, ऊंट को पसीना नहीं आता क्योंकि ऊंट के अंदर पानी का क्षय नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। रेगिस्तान में कुछ जीव क्या करते हैं, बालू का घर बनाते हैं, बालू के अंदर सुरंग बनाकर रहते हैं, या बालू के ढेर में सोए रहते हैं। तो रेगिस्तान में कुछ जीव क्या करते हैं, बालू के अंदर सुरंग बनाकर रहते हैं। नम जलवायु वाली जगहों में वातावरण में नमी की चादर रहती है, वातावरण में गर्मी की चादर रहती है, वातावरण में बालू की चादर रहती है। तो नम जलवायु वाली जगहों में वातावरण में नमी की चादर रहती है।